हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑन योर चैनल फिजिक्स गढ़। आज का हमारे पास नया चैप्टर होगा जनरल साइंस का, जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अगर ये फोर्स होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सारे टाइप के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, और आप बात कर लीजिए कि इसकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का आपके पास पेपर होने वाला है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, यूपी पुलिस की आपके पास वैकेंसी आ चुकी है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। और जितनी भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है। और हर एक पेपर के अंदर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा करके एनालाइज करेंगे, एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एक से दो क्वेश्चन, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स, हाउ द सैटेलाइट्स विल रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड द अनदर प्लैनेट्स, and what is the principle behind this. And then we will discuss about the weight of the body in the lift, how the weight of the body in the lift varies when the lift is going up, when the lift going down, when the lift is moving at the constant velocity at zero acceleration. In that condition, what is the weight of the body इनसाइड द लिफ्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आज ये कवर होंगी। कंफ्यूजन सारा सब कुछ खत्म होने वाला है इस लेक्चर के बाद। तो आप लोग बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो अब हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊं। 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, निकोलस कॉपरनिकस। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था क्या, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम है हमारे पास, उसमें सन क्या है, सेंटर में है। बाकी और सारे के सारे प्लैनेट जैसे अर्थ हुए और जुपिटर हुआ, मार्स हुआ, अभी तक हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, टिल डेट 8 प्लैनेट जो है हमारे पास नॉमिनेटेड हैं सोलर सिस्टम के अंदर। तो ये सारे के सारे 8 के 8 प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन 1543 ईस्वी से पहले कॉपरनिकस के इस हेलियोसेंट्रिक सिस्टम देने से पहले सारे जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था, उनका ये ओपिनियन, उनकी ये विचारधाराएं थी कि अर्थ क्या है, सेंटर में है, और सन के अलावा भी जितने सारे प्लेनेट है वो क्या, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो उनका ओपिनियन था वो क्या था, गलत था। अब हमारे पास जो सिस्टम है वो कॉपरनिकस का सिस्टम है, मीन्स द सन इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। नाउ अब हमें पढ़ना है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ये न्यूटन ने दिया। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था 1686 ईस्वी में। उन्होंने ये बताया कि भाई जितने भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, जितने भी नंबर के ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी प्लेनेट में है वो, किसी भी सिस्टम के अंदर है वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर एक कौन सा एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और जिस बल से आकर्षित कर रहे हैं उसी बल को उन्होंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। क्या बोला, वही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको बात समझ में आई। कोई भी ये सिस्टम ए हुआ, मैं बोला ये मार्स है, मैं बोला क्या ये मार्स है, मैं बोला ये वीनस है, मैं बोला ये क्या है, अर्थ है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, ये मैं बोला कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट बी को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट ए मार्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ए मार्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, मार्स ए को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, लैपटॉप जो एक ऑब्जेक्ट है ये मुझको अपनी तरफ खींच रहा है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, और मैं लैपटॉप को अपनी तरफ खींच रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो उसको वही क्या हुआ, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम एक दूसरे को खींच रहे हैं वही हो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ।
तो अर्थ भी, मार्स भी, सारे के सारे हर एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से, किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी के अंदर। वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैं अपने लैपटॉप के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन जब वही अर्थ इस लैपटॉप के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। शायद आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक चीज क्या कि ये हमारे पास कैसा होता है? पॉजिटिव इन नेचर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? नॉन टचिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? नॉन टचिंग फोर्स। नॉन टचिंग फोर्स, बिना टच किए ये फोर्स जो है आभास होता है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है बिना टच किए आभास होता है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स एक कैसा फोर्स होता है? एक हमारे पास टचिंग फोर्स होता है और एक कैसा फोर्स होता है? नॉन टचिंग फोर्स होता है। ये सवाल आपका एक नंबर में कभी कभी पूछा गया है, नॉन टचिंग फोर्स और टचिंग फोर्स। तो टचिंग फोर्स ऐसा फोर्स जो मैकेनिकली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पर्श करके लगाया जाए। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आपने इसको अपने पंजे से हाथ लगा कर इसको ठेला और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गया, तो आपने टच किया ना, इसको टच करने के बाद आपने इस पे फोर्स लगाया, तो दैट इज कॉल्ड टचिंग फोर्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ये भी निगेटिवली चार्ज, सेम चार्ज अगर एक दूसरे पे होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर ठेलेगा, तो बिना टच किए इसके ऊपर क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अर्थ सरफेस होती है, आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, इस पे एक फोर्स लगता है mg, बिना टच किए ये अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही है? एक फोर्स लगा रही है। इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? नॉन टचिंग फोर्स होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने 1686 में जब दिया तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर, प्लैनेट्स के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे? एक फोर्स लगा रहे होंगे। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। नाउ जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल दिया था न्यूटन ने, उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल यही मतलब है कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर ये r बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब जितनी दूर चले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? दूर घट जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास डिस्टेंस उन दोनों के बीच घट जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करने लगेंगे, राइट। तो यहाँ से उन्होंने फोर्स जो निकाला, फोर्स की फार्मूला जो निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो निकल के जाती है कैपिटल ऑफ जी m1 इंटू m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहाँ से अगर मैं अब यहाँ से एसआई यूनिट की बात करते हैं अगर एक मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर, आर है डिस्टेंस में मेजर करते किया जाता है, ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम इसका, किलोग्राम इसका। तो मीटर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन। न्यूटन मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का क्या? स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई? कैपिटल जी की, जिसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे एक चीज और मैं बात करूं अगर, तो ये हमारे पास जो जी है कैपिटल ऑफ जी, अगर मैं एफ ऑफ जी की बात करूं तो मैं ले लेता हूं मास 1 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम, दूसरे का भी 1 किलोग्राम, उसके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई? एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू जी, और इस जी की वैल्यू कितनी हो गई? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट बार बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है तो इसको आप याद रखिएगा। ये जो प्रैक्टिकल वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, ये जो वैल्यू है सबसे पहले हेनरी क्वेंडिस, ये भी आप याद रखिएगा, हेनरी क्वेंडिस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस वैल्यू को प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया था।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई। अब चलते हैं ग्रेविटी की बात करते हैं। तो व्हाट इज ग्रेविटी? 1 मिनट पहले भी मैं बात किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर वो सारे के सारे एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वही जब ग्रेविटेशनल ये क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। लेकिन जब यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो जाए और यहाँ पे अर्थ हो जाए, जब अर्थ भी इसको अपनी तरफ खींचने लगेगी, एक्चुअली में यहाँ तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या बोला जाता है? ग्रेविटी। क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। बात आपको समझ में आई? बस इतनी सी बात है, मैं वहाँ पे क्लियर किया था आपको। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू कैसे यहाँ से निकल के आई और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है। F इज इक्वल टू क्या होता था? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ G m e इंटू m। वहाँ पे मास m1 इंटू m2 लिया जाता था, तभी तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे। क्यों हम वहाँ पे ग्रेविटी की बात करते ही नहीं थे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे? अर्थ ले लेंगे। जब अर्थ ले लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाने लगेगा? ग्रेविटी कहलाने लगेगा। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इस m से इस m गया तो g की वैल्यू क्या आ गई आपकी? GME अपॉन r का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये यूनिट किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। तो ये जो g है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर फिजिक्स के अंदर कभी कभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 9.8 को क्या ले लिया जाता है? 10 ले लिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात। और दूसरी बात यहाँ पे हम करेंगे, ये जो g की वैल्यू है ये देखिए ना ही मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्या है? डिपेंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्या ये डिपेंड कर रही है? नहीं। साइज पे भी बिल्कुल नहीं कर रही है, शेप पे भी नहीं कर रही है। इसका मतलब कि अगर आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, और अर्थ इस यहाँ पे जितने भी सारे टाइप के ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे, ये 3 ऑब्जेक्ट मैं ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर भी g की वैल्यू लग रही होगी, इसके ऊपर भी g की वैल्यू, इसके भी ऊपर g की वैल्यू, क्या मैं इसको अगर यहाँ से एक टाइम t1 पे ड्रॉप करूँ तो क्या ये तीन की तीनों एक ही टाइम पे नीचे पहुँचेंगे? क्या ये g की वैल्यू सारे के ऊपर सेम लगेगी? यस। g की वैल्यू उसके साइज के ऊपर, उसके मास के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा g लगेगा, 9.8 लगेगा। हाँ, ये अगर ये मैं अर्थ सरफेस पे हिट करने की बात करूं तो क्या मैं बोलूं कि अगर ये दोनों सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे के सारे एक ही टाइम पे इसको आकर के टच करेंगे, जब ये गिरेगा तुरंत तभी सेम टाइम पे आके इसको टच करेंगे, तो आंसर होगा यस। और यस वाला आंसर कब होगा? जब एयर नहीं होगा। मतलब कौन सा इन्वायरमेंट होगा? वैक्यूम होगा। वैक्यूम होने से एयर नहीं होगा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा, और एयर रेजिस्टेंस अगर काम नहीं करेगा तो सारे लोगों के ऊपर, सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल और केवल जी की वैल्यू काम करेगी, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे जी को जाकर के, अर्थ सरफेस को जाकर के हिट करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा एयर रेजिस्टेंस होगा तो मैं बोलूँगा ये सारे के सारे एक साथ आकर के इसको हिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम लगेगी, और ये बहुत जल्दी आकर के गिर जाएगा अर्थ सरफेस पे। तो जिसका हैवी मास होगा वो जल्दी आके गिर जाएगा अगर एयर रेजिस्टेंस होगा, और जिसका कम होगा वेट, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लग जाएगी तो बहुत लेट आकर के गिरेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से जी की वैल्यू आपको समझ में आई होगी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएशन इन जी। ये जो हमारे पास जी था, ये हमारे पास हमने क्या देखा था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक। हम पहले बात करेंगे कि हमारे पास शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। याद रखना, ये कैसा होता है? एलिप्टिकल शेप का होता है हमारे पास अर्थ। तो अर्थ का जो इलिप्टिकल शेप होता है, यहाँ पे एक एक्सिस होती है और एक एक्सिस यहाँ पे होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं।
जो हमारे पास नॉर्थ टू साउथ पोल का होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो हमारे पास पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। और ये जो हमारे पास लाइन होती है, हमारे पास कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर वाली लाइन होती है, इक्वेटर की लाइन होती है। और ये जो हमारे पास ये जो हाफ डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो हाफ डिस्टेंस यहाँ से होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे एक रेडियस होगा, यहाँ पे एक रेडियस होगा, तो अर्थ के पास दो रेडियस हो गई। दो रेडियस का मतलब पोल पे रेडियस क्या है, कम है, लेकिन इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज़्यादा है। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, अब ये आर ई अगर बढ़ेगा तो जी क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब जहाँ पे रेडियस ज़्यादा वहाँ पे जी क्या कम, तो मैं क्या बोलूँगा, इक्वेटर पे जी क्या हो गया, मिनिमम। कोई डाउट यहाँ तक। उसी तरीके से जी जब आर जब यहाँ पे रेडियस कम, जहाँ पे अगर रेडियस घटेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर यहाँ पे कम, इसका मतलब पोल पे जी क्या, मैक्सिमम। पोल पे जी क्या, मैक्सिमम। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा हूं, पोल से कहाँ मूव कर रहा हूं, इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो जी की वैल्यू क्या होगी बताइए। आर अभी कम था, अब आर बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आर अगर बढ़ रहा होता है तो जी क्या होगा, घट रहा होगा। तो मैं अगर पोल से मूव करूंगा इक्वेटर की तरफ तो जी हमारे पास क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, सॉरी रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसी वजह से जी घट रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सिमिलरली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू टूवर्ड्स द पोल, अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा हूं तो उस समय हमारे पास क्या रेडियस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि पोल का रेडियस क्या होता है, कम होता है, तो रेडियस घट रहा होगा। और रेडियस घट रहा होगा तो जी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। पोल से अगर इक्वेटर की तरफ जाओगे तो जी घटेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो जी बढ़ेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। एक बात ये हो गई, अब एक बात ये, अगर मैं इस अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे मूव करूँ, इस हाइट एच पे मूव करूँ, राइट, इस हाइट जब मैं एच पे मूव करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम आर ई प्लस एच का स्क्वायर। जब ये आर बढ़ा तो इसका मतलब जी क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब कि जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जाऊंगा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखी हुई मिलेंगी। आप यहाँ पे समझिए, बस खाली ध्यान से समझिए। जी क्या हो गया, घट गया। अब आप यहाँ पे आइए, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जी 9.8 जो था वो किस पे था, अर्थ सरफेस पे। जब हमारे पास रेडियस 6400 किलोमीटर थी उस पे हमारे पास जी की वैल्यू मैक्सिमम। जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट चल रहा है, एच जैसे जैसे बढ़ रहा है, एच जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जी की वैल्यू घटती 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 चली आ रही है। एक पॉइंट आएगा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जी जहाँ जीरो हो जाएगा, इसके ऊपर मैं चलता चला जाऊँ, जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जी जीरो जहाँ हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, स्पेस। स्पेस में जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आपको पता होगा। अब मैं बात करूंगा इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ जी की वैल्यू का क्या मतलब। अब अगर मैं इनसाइड द अर्थ में इस फार्मूले की बात कर लूं कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा, सेंटर ऑफ द अर्थ का क्या मतलब, आर इज इक्वल टू जीरो, यही तो हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। अगर आर इज इक्वल टू जीरो रख दूं तो आर अगर जीरो रख दूं और तो जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब आपको एक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कि समथिंग अपॉन जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। तो अगर आर जीरो हुआ तो जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका कॉन्सेप्ट एक छोटा सा, एक थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ, लेकिन आपको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं बताऊंगा क्या, वो ये कि जो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, वो गहराई के साथ जब आप अर्थ के अंदर जाते हैं तो वो क्या करता है, वेरी करता है। किसके रिस्पेक्ट में वेरी करता है, डेंसिटी के फंक्शन में क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि डेंसिटी ऑफ द अर्थ हर जगह सेम नहीं है। आप जैसे जैसे कोर की तरफ मूव करते जाएंगे डेंसिटी आपको हाई मिलती चली जाएगी। इस वजह से मास जो है अर्थ के अंदर वेरी करता रहता है। मास क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इस वजह से हम डेंसिटी के फंक्शन में लिखते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास की बात करेंगे, हमको मास निकालना है। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, वेयर रेडियस ऑफ अर्थ
ये हो गया हमारे पास मास की वैल्यू, किसकी वैल्यू, मास की वैल्यू। अब हम जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कैपिटल ऑफ जी, मास की वैल्यू हमको क्या निकल के आई, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब अपान आर ई का स्क्वायर। अब आर ई कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल जी इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो जी की वैल्यू सेंटर पे क्या, 0। तो अब इस फार्मूले से इनसाइड ऑफ अर्थ अगर हम चलेंगे, इनसाइड ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो हमको इस फार्मूले से बात करनी है, और ये जो फार्मूला हमारे पास ये किसके लिए है, आउटसाइड ऑफ द अर्थ। आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे जी की वैल्यू आप बढ़ाओगे, आर की वैल्यू बढ़ाओगे सेंटर से अर्थ सरफेस तक, सेंटर से अर्थ सरफेस तक जैसे जैसे अब आर की वैल्यू बढ़ाओगे, जी की वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आर बढ़ेगा तो जी भी आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन में आपका ये बढ़ता हुआ चला जाता है, इस पे मैक्सिमम, देन ये धीरे धीरे आउटसाइड जब आ जा रहा है ये तो ग्रेजुअली 0। अब हम इसको समराइज करेंगे सारे पॉइंटों को अपने नेक्स्ट स्लाइड में। द वैल्यू ऑफ जी, हमने बताया था द वैल्यू ऑफ जी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बात सही है। क्या होती थी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एफ एम ई अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आर ई का स्क्वायर, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, एकदम बिल्कुल सही बात। ये ऑप्शन में आपके आ जाएगा विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ जी इज स्लाइटली हायर देन द पोल, हायर एट द पोल देन द इक्वेटर। मैं बताया था पोल पे रेडियस क्या होती है, कम होती है, और जब रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जी मैक्सिमम किस पे होता है, पोल पे, और इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, जी मिनिमम हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज वाइल मूविंग अपवर्ड। अब हम जब ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से जी की वैल्यू हमको क्या निकल गई थी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का क्या, स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जी क्या हो रही, घट रही, मतलब ये बोल रहा है ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम अपवर्ड जाएंगे। इट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द कोर, इसकी भी वैल्यू हमने बात कर ली, बात समझ में आ रही है। ये दो पॉइंट आपको याद रखें, इसका डेरिवेशन और इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ अर्थ अगर इंक्रीज करेगा, अगर वो बहुत जल्दी जल्दी सन, ये सन है, सन के अराउंड अगर वो बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अगर बढ़ जाएगी, स्पीड अगर अप कर जाएगी तो जी की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन स्पीड अगर घट जाएगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये हो गया कि स्पीड ऑफ रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो अगर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से स्पीड ऑफ रोटेशन अगर डिक्रीज कर रहा है तो जी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल, अब देखिए फिर से एक बार मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। देखिए बार बार यहाँ से सवाल आता है, क्या बोल रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। अब इक्वेटर से पोल की तरफ मैं जा रहा हूँ तो रेडियस क्या हो रही है, आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो रेडियस क्या हो रही है, घट रही है। और मैं यहाँ बताया था अगर रेडियस घट रही है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब जी क्या कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है। बात आपको समझ में आई। उसी तरीके से इसी ऑप्शन से ये भी कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ समझाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपके पास ये। तो मास जो है मेजर द मैटर, क्या मेजर करता है, मैटर को मेजर करता है। एक्चुअली जो हमारे पास मास होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत नंबर ऑफ एटम से बन के बनते हैं। तो ये मास है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम एंड काइंड ऑफ एटम, किस टाइप के एटम और कितने नंबर ऑफ एटम इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये क्या बोला, इस मैटर इसकी इनर्शिया को भी मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इनर्शिया को। अब मास इनर्शिया को कैसे मेजर करता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, क्योंकि वो अपने एनर्शिया जो होता है अपने पोजीशन के चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है, अपने पोजीशन के चेंज होने का अपोज करता है। तो मैं बोलूँ अगर ये आपके पास 100 किलोग्राम का एक मास है और आप एक पास 10 किलोग्राम का एक मास है, तो अब आप बताइए कि इसका एनर्जी ज़्यादा होगा या इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। इसके पोजीशन को ए पॉइंट से बी पोजीशन में चेंज करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको जो है हाई फोर्स लगाना पड़ेगा इसके पोजीशन में चेंज करने के लिए। तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा और इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा।
तो ये मास जो है ये इनर्शिया को भी मेजर करने का एक मापन मात्रक है, और वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम कैसे हैं। और ये मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ये डिपेंड नहीं करता वो कहाँ रखा हुआ है, चाहे वो प्लेनेट पे रखा हुआ है, चाहे वो अर्थ पे रखा, चाहे मार्स पे रखा, चाहे मून पे रखा, कहीं भी रखा, उसका जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, मास हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अगर 10 किलो का मास अगर अर्थ पे है तो वो मून पे भी 10 किलो का ही रहेगा, उसकी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम। ये रिगार्डलेस, ये डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट कुछ नहीं होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है। अगर हम किसी मास में अगर हम जी का मल्टीप्लाई करा दें अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वेट कहलाता है। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, मेजर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस भार से, किसने मेजर करता है कि अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को मेजर करता है कि अगर हमारे पास ये अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इसका m है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो इस पे लगेगा क्या लगेगा, mg लगेगा। अगर मास हमारे पास ज़्यादा हुआ तो वेट हमारे पास ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ। अगर ये अर्थ पे रखा हुआ है तो m इंटू जी लगेगा। अगर ये किसी दूसरे प्लेनेट पे लगेगा तो उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट इसका वेट हो सकता है, राइट। अब इसकी यूनिट्स क्या होती है, मास इंटू जी। मैंने बोला था जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो अच्छा, एक चीज ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैं अगर अर्थ की बात करूं, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मान लिया मैं क्या है 6 किलोग्राम है, ये इसका मास है। और मैं अर्थ का जो जी था उसका मैं क्या मान लिया 10 मान लिया, तो अर्थ पे इसका जो वेट हो गया m इंटू जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60। लेकिन अगर वेट इसी का मैं किस पे, मून पे निकालूं, तो m इंटू जी की वैल्यू जो मून पे होती है वो कितनी होती है, अर्थ सरफेस के बटे 6 हो जाती है। तो ये याद रखना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, ग्रेविटेशनल ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ द मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, इसके बराबर होती है, राइट। तो ग्रेविटी ऑफ मून की वैल्यू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की डिवाइड बाई 6, और ये मास 6 मतलब मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू आपके पास है 10 और डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा आपके पास कितनी 10 किलोग्राम। अब देखिए सेम मास हमारे पास सेम था, वो अगर मैंने अर्थ पे उसको मेजर किया वेट, तो वहां पे क्या निकला 60 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकला। लेकिन मैं अगर उसी वेट को, सेम वेट को अगर मैं मून पे ले जाकर के मेजर करता हूँ तो कितना निकला 10 किलोग्राम, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकला। तो इसका मतलब है ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये कहाँ रखा हुआ है ये डिपेंड करता है, राइट। अब चलते हैं, बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से ज़्यादा इसको मत लीजिए आप, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, एक होता है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं कब, जब आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हो। कैसे, यूनिफॉर्म ग्रेविटी के अंदर हो, जब आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म ग्रेविटी हो। अब इसको एक बार मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करिए ये आपके पास कोई एक रॉड है अभी आपको इसको यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे आपको ये कील लगा करके इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इधर का मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये इधर बेंड कर जाएगी। तो हमको ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये बैलेंस हो जाए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इधर का मास अगर बराबर हो गया तो ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से हिंज करेंगे, लटकाएंगे, तो ये बैलेंस तरीके से लटकी रहेगी। तो यहाँ से सेंटर, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब होता है कि जहाँ से इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। टोटल मास हम यहाँ मान के चलते हैं कि टोटल मास कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो ये आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस इतना है कि टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अब यस, तो सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सैटेलाइट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं। एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होती है और एक हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट होती है। जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं इनको जो है
ऑर्बिट में भेजा जाता है और ऑर्बिट में भेज करके उसके लिए कुछ यूज़ किया जाता है, जैसे कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, वेदरिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे पर्पज़ की वजह से हम सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में भेजते हैं। तो सैटेलाइट को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितने 8 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट में अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक मार्स और एक वीनस, ये दो जो प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर कोई भी नो नेचुरल सैटेलाइट्स, कोई भी सैटेलाइट्स इनके ऊपर नहीं है। अगर मैं अर्थ की बात करूं यहाँ पे, तो अर्थ के ऊपर एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स पे दो छोटे छोटे, दो लिटिल नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के ऊपर। मार्स के बाद अगर मैं किसकी बात करूं, जुपिटर और सैटर्न की बात करूं, तो जुपिटर पे कितने 79 नेचुरल सैटेलाइट हैं। 79 नेचुरल सैटेलाइट हैं। सैटर्न की बात करूं तो इस पे 82 नेचुरल सैटेलाइट हैं। कितने? 82 नेचुरल सैटेलाइट। अभी अक्टूबर 2019 में सैटर्न के ऊपर 20 न्यू नेचुरल सैटेलाइट खोजी गई हैं। तो अभी इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 82। और ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, अगर आपके ऑप्शन में कहीं पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट किस पे है, आपके सैटर्न के ऊपर है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सैटेलाइट्स कैसे मूव करती हैं, ऑर्बिट करती हैं किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड। तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करूंगा कि जैसे हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमेशा एक सैटेलाइट क्या करता है, मूव करता रहता है। अब ये जो सैटेलाइट सपोज यहाँ हो और यहाँ हो, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो क्या कि जब ये सैटेलाइट यहाँ पे होगा तो इसका जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया क्या बोलता है, जिस डायरेक्शन में मैं हूँ उसी डायरेक्शन में मैं चला जाऊँगा, मुझको मुड़ने नहीं आता है। एनर्जी इसका अपोज करेगा। तो एक कोई फोर्स होता है, पता नहीं कौन सा फोर्स होता है, अभी हम मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन अब बताते हैं अभी आपको। यहाँ पे कोई एक फोर्स होता है जो इसकी इनर्शिया को तोड़ करके बोलता है नहीं तुम इसी ऑर्बिट पे मूव करो। सिमिलरली अगर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, वो सैटेलाइट यहाँ पे है, तो उसका इनर्शिया बोलता है तुम इधर चल चलो, लेकिन इस पे कोई फोर्स होता है जो इसको बाध्य करता है कि नहीं तुम इस ऑर्बिट पे, इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे मूव करो। तो वो कौन सा फोर्स होता है जो इसको हमेशा इस सेंटर, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मूव कर रहा होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कर रहा होता है। एक्चुअली अगर मैं ग्रेविटेशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के थ्रू लगता है तो कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी उसको हम बोलते हैं। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे एक हमने बात डिस्कस की थी जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है इस किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो इस केस में, सैटेलाइट और अर्थ के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसको मिलता है। समझ में आई? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इसको इसके सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए बाध्य करता है। तो ये सिंपल एक फिनोमिना है जिसके थ्रू कोई सैटेलाइट्स किसी ऑर्बिट या किसी प्लैनेट के ऊपर ऑर्बिट करता रहता है। तो दो टाइप के हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम जियो स्टेशनरी की बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर सैटेलाइट। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं अभी आपके। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी की जब मैं बात करूंगा, स्टेशनरी स्टैटिक, तो हमारे पास वहाँ पे ये क्या, रेस्ट की बात, विरामावस्था की बात आएगी। तो विरामावस्था का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो स्टेशनरी होती है जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है, जैसे हमारे पास अर्थ है ना, अर्थ हमारे पास इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता है, तो जो सैटेलाइट है हमारे पास, यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। उसी डायरेक्शन में ही नहीं, जितने टाइम में अर्थ एक रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक का पूरा कर पाती है, उतने ही रिवोल्यूशन में ये सैटेलाइट भी उतना ही टाइम लेकर के इसको एक चक्कर ये भी पूरा करती है। तो 24 घंटा लगता है जो हमारे पास अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है। तो अर्थ का जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसको भी 24 आवर लगता है, और ये 36,000 किलोमीटर ऊपर अर्थ सरफेस पे इसको ऑर्बिट कराया जाता है। और अच्छा, इसको स्टेशनरी क्यों कहा गया, जब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसको स्टेशनरी क्यों कहा गया? इसको स्टेशनरी इस वजह से कहा गया कि सपोज करिए कोई आदमी यहाँ पे, उसका यहाँ पे कुछ इसका इस सैटेलाइट से ये लाइन ऑफ साइट है, उस कुछ टाइम के बाद
कुछ टाइम के बाद ये आदमी यहाँ आया, अर्थ इधर मूव कर रही है, आदमी यहाँ आ गया तो सैटेलाइट भी यहाँ आ गई, अब उसको यहाँ दिख रहा है। तो इस आदमी को इस सैटेलाइट क्या स्टेशनरी दिख रही है, उसको लग रहा है कि ये सैटेलाइट क्या है स्टेशनरी स्टेज में रुकी हुई है, ये चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अर्थ की स्पीड का जो अर्थ की जो स्पीड होती है मूविंग स्पीड और जो ये सैटेलाइट की स्पीड होती है दोनों की कैसी होती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, एक दूसरे में सिंक्रोनाइज हो जाती है, जिससे अर्थ पे रहने वाले व्यक्तियों को ये सैटेलाइट ये मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है उसके बारे में उनको क्या लगता है, वो स्टेशनरी है, विरामावस्था में ही है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वो यहाँ से देखने पे स्टेशनरी लगती है। और एक चीज़ और याद रखना है कि 3 सैटेलाइट जो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं पूरे अर्थ सरफेस के एरिया को कवर करने के लिए 3 से ज़्यादा सैटेलाइट आप यूज नहीं कर सकते। 3 सैटेलाइट जब आप यूज कर लेंगे तो पूरा अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 जियो सैटेलाइट रिक्वायर होती है पूरे अर्थ सरफेस को कवर करने के लिए, और 36,000 किलोमीटर पे होती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। अब ये जो है पोलर सैटेलाइट, जो पोलर सैटेलाइट अभी देखिए ये क्या था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। पोलर सैटेलाइट ये हमारे पास हो गया, ये हमने बताया था आपको क्या, ये होता है इक्वेटर और ये होता है हमारे पास पोलर। तो ये जो सैटेलाइट थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती है। कौन सी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी जो इस तरीके से मूव करती है, इसके इस साइड में, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। किस डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। लेकिन जो हमारे पास पोलर सैटेलाइट होती है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है, इसके अलोंग, किसके? नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। किसके? नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। और ये जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं ये 800 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर इनको रखा जाता है, और उसके बाद ये वेदर फॉरकास्ट क्लियर किए जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ पूछे जाने वाला नहीं है। ये 800 किलोमीटर से ऊपर रखा जाता है, ये नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, इसीलिए इनको पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर सैटेलाइट बोला जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। देखिए स्केप वेलोसिटी डिस्कस जब मैं करूंगा अब यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज़ अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अर्थ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जैसे जैसे ये हम बताए थे ना, ये हमारे पास पोल था, जैसे जैसे मैं हाइट ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ रही थी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू आर ई का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस हाइट से एच डिस्टेंस ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ जा रही थी, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये आ रहा था। तो जब ये वैल्यू बढ़ी तो जी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जी था मैक्सिमम, यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, बहुत ही मिनिमम। लेकिन अगर मैं इसको हाई करता चला जाऊँ, हाइट को बढ़ाता हुआ चला जाऊँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लगभग किसके, 0 के बराबर। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई, मैं सपोज करता हूँ इतनी हाइट बढ़ाने के बाद ये वैल्यू जी कहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पेस आ जाएगा। क्या आ गया, हमारे पास स्पेस आ गया। अब जब स्पेस आ गया तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। अब अगर जी की वैल्यू 0 है तो इस स्पेस में जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्या जी लग रहा होगा, क्या नहीं, ये हमारे इसके ऊपर कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा होगा। तो एस्केप वेलोसिटी वहीं से रिलेट करता है, क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से यहाँ से फेंकिए, क्या करिए, फेंकिए, और इतनी स्पीड से फेंकिए कि वो इस सरफेस को क्रॉस कर जाए, और जो ही वो इस सरफेस को क्रॉस कर जाएगा वो फिर दोबारा लौट करके इस अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसको क्या कर गया, बीट कर गया, उससे उसको बीट करके आगे निकल गया। अब वो फॉल बैक करके रिटर्न यहाँ पे नहीं आने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पलायन वेग। पलायन वेग क्या है, वह वेग जिस वेग से आप किसी पार्टिकल को फेंकिए और वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को तोड़ करके बाहर निकल जाए और दोबारा फिर वो अर्थ की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ना आए, दोबारा वह लौट करके जमीन पे ना आए, उसी को हम क्या, कौन सा वेग कहते हैं, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। यहाँ से आपको शायद समझ में होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 11.2 किलोमीटर। यहाँ पे आपको याद रखना क्या, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो वो चला जाएगा कहाँ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। अगर मैं मून की बात करूं, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो बटे 6 कर दो, बटे 6 कर दोगे तो एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ में फेंकोगे तो वो देखो यहाँ पे कम वेलोसिटी आप फेंकोगे, कम वेलोसिटी से फेंकोगे तब भी वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी।
और इसकी एक बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है कि इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है √2GRE, वेयर G इज इक्वल टू द ग्रेविटी, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस। अब देखिए वेलोसिटी जो हुई ये नॉट डिपेंड अपॉन किस पे, नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ना ही साइज पे डिपेंड करता है, ना ही शेप पे डिपेंड करता है। तो चाहे 50 किलो का आपका ऑब्जेक्ट हो, चाहे 5 किलो का ऑब्जेक्ट हो, अगर 50 किलो को भी अगर आप 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकेंगे तब भी वो क्रॉस कर जाएगा, अगर इसको आप फेंकेंगे 11.2 के तब ये भी क्रॉस कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी ये किसी भी मास पे, उसके साइज पे, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो इसके मतलब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आई, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे केपलर लॉज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केपलर लॉज से आपको सवाल पूछा जाता है। तो देखिए केपलर ने क्या बोला था, इसको बोलते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेट में। बोलते हैं कि प्लैनेट जो है, ये जो हमारे पास सन है, ये सन के अराउंड जो हमारे पास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ घूम रहा है, मार्स घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, वो किस तरीके से वो लॉ, साइंटिफिक लॉ उन्होंने दिया और डिस्क्राइब किया कि कैसे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला लॉ उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने दिया कि ऑल द प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ रहे, ये किसने दिया, केपलर लॉ का फर्स्ट लॉ। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे पास प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं, ये कौन सा लॉ है केपलर का, तो आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ। आपको याद रखना है ये, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। दूसरा, ये थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, दूसरा क्या बोलता है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन ऑफ द प्लैनेट स्वीप आउट द इक्वल एरिया। अब देखिए इसको क्या है, मैं एक बार हिंदी में समझाता हूँ आपको, बहुत ही इत्मीनान से आप समझिए। देखिए ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये अर्थ क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, राइट। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सन यहाँ है। हो सकता है कि हमारे किसी केस में हमारे पास कोई ऑर्बिट, कोई जो प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ, पोजीशन ए से पोजीशन बी, और इसने टाइम लिया T1, मैंने क्या कितना लिया, 5 मिनट लिया। 5 मिनट टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस मूव की। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसका रेडियस कैपिटल R है, और ये जो डिस्टेंस होगी, ये अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 2πr के बराबर। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 5 मिनट में उसने 2πr डिस्टेंस कवर किया। उसी सेम टाइम पे कोई दूसरा प्लैनेट है, वो उसके नज़दीक वाले पॉइंट पे है। ये फार पॉइंट था, ये हमारे पास नज़दीक पॉइंट पे है। इसको मैं एक मिनट, ये हमारे पास किस पे, नज़दीक पॉइंट पे है। ये यहाँ मैं इसको लूँ, एक मिनट, यस, ये नज़दीक वाले पॉइंट पे है, ऐसा। अब उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक का। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर 5 मिनट में जो हमारे पास दूरी वाला प्लैनेट था उसने जितना एरिया ट्रेवल किया, उसने जितना एरिया स्वीप किया, वही सेम एरिया जो नज़दीक है प्लैनेट सन के, सेम एरिया स्वीप किया होगा उसी 5 मिनट के अंदर में। कितना, 5 मिनट के अंदर सेम एरिया स्वीप किया होगा। बात आपको समझ में आ रही है क्या। अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया कितना होगा, A1 होगा। बात आपको समझ में आ रही है। सेम टाइम पीरियड में जितना एरिया ये दूर वाला प्लैनेट ट्रेवल किया होगा उतना ही एरिया ये भी ट्रेवल किया होगा। अब यहाँ से देखिए क्लू पॉइंट क्या निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि अगर इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, अगर इसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो ये डिस्टेंस कितना, 2πr कवर किया होगा। मैं ये समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि ये देखिए कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये कैसा, कितना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। बात आपको समझ में आ रही है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब अगर टाइम सेम है, टाइम क्या है, सेम है, लेकिन डिस्टेंस एक की ज़्यादा है और एक की डिस्टेंस कम है, और अब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ये, इसकी वेलोसिटी, जो दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगा और जो नज़दीक होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखिए भाई, v इक्वल टू क्या होता है, d/t। मैं इसको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, एक मिनट में मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ आपसे कि जो दूर होगा वो स्लो चलेगा, और जो नज़दीक होगा वो फास्ट चलेगा। अगर वो फास्ट चलेगा तो 5 मिनट में उसने ज़्यादा दूरी तय की, लेकिन एरिया सेम कवर किया।
अब जो दूर होगा वो धीरे धीरे चलेगा, दूरी तो उसने कम ट्रेवल की लेकिन उसने एरिया क्या, सेम एरिया ट्रेवल किया। ये एक लाइन में। अब मैं यहाँ से जो समझाना जा रहा हूँ ना वो आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, क्या कि अब देखिए टाइम आपका दोनों पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब मैं बोला क्या, डिस्टेंस ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब स्पीड इसकी क्या होगी, फास्ट होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से न्यूटन जो सेकंड लॉ है, केपलर सेकंड लॉ, यही केपलर सेकंड लॉ ये बताता है कि जो सन के फोकस से नज़दीक होगा, जो नियर होगा, जो नज़दीक होगा, मैं हिंदी में लिखता हूँ। अच्छा देखिए, नज़दीक पॉइंट और दूर पॉइंट को, ये जो दूर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्या, अपोगी। क्या बोलते हैं, अपोगी बोलते हैं। और जो नज़दीक होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेगी। तो अपोगी जो होगा, अपोगी जो पॉइंट होगा, अपोगी पे जो प्लेनेट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जो पेरेगी होगा, पेरेगी पॉइंट पे जो प्लेनेट की स्पीड होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। यही न्यूटन सेकंड लॉ ही बताता है कि जो सन से नज़दीक पॉइंट होगा वो फास्ट चलेगा, जो सन से दूर पॉइंट पे होगा वो स्लो चलेगा। दैट इज ऑल अबाउट केपलर सेकंड लॉ। अब मैं बात करूंगा केपलर थर्ड लॉ। देखिए केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है। केपलर थर्ड लॉ बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेमी मेजर एक्सिस। क्या इसकी बात हो रही, नहीं। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मैं बताया था आपको, मैं आपको क्या बताया था सेमी मेजर एक्सिस में, एक मिनट, यस 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 यस। सेमी मेजर एक्सिस, अगर आपके पास कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है, यहाँ का जो आधा डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिटल पीरियड है, पूरे ऑर्बिटल का एक पे टाइम लगाने में, जो एक चक्कर लगाने में, अगर किसी प्लेनेट को पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल पीरियड। और ऑर्बिटल पीरियड अगर टी है तो तीसरा जो फार्मूला होता है वो टी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर हो जाता है। यही बोलता है केपलर का थर्ड लॉ, राइट। बस यही आपको याद रखना है कि केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड का जो क्यूब है, नहीं, स्क्वायर ऑफ, ये सॉरी दिस इज स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, सॉरी। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये लेना है आपको टी स्क्वायर और इसको करना है क्या, टी का क्यूब। ये हमारे पास केपलर थर्ड लॉ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पे कंक्लूजन में अगर बताऊं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या बोलता है कि सारे के सारे प्लैनेट जो भी सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि जो हमारे पास नज़दीक प्लेनेट होगा सन से वो बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा होगा, और जो बहुत दूर प्लेनेट होगा उसको वो क्या, स्लो मूव कर रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो स्लो होते हैं, जो प्लेनेट स्लो होते हैं, जो फार्देस्ट पॉइंट पे ला करते हैं, तो उनका जो ऑर्बिटल पीरियड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो नज़दीक पॉइंट पे होंगे उसका जो ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, वो कम होगा। अगर मैं पेरेगी पे बात करूं तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपके पास, वीनस। वीनस से पहले आपका है मरकरी, और मरकरी का टाइम पीरियड आपको पता है, ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है, 88 दिन। कितना होता है, 88 दिन, क्योंकि ये फास्ट चलता है। और सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे जो प्लैनेट होता है, अभी तक इससे पहले क्या था, प्लूटो था। अब प्लूटो ग्रह रहा नहीं, लेकिन अगर प्लूटो सबसे दूरेस्ट पॉइंट पे है, सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे है सन से, और ये स्लो चलेगा, और स्लो चलेगा तो उसका क्या, उसका एक ऑर्बिटल पीरियड कितना है, 247.7 ईयर। अब आप समझ रहे हैं, 247 साल लग जाता है उसको एक चक्कर लगाने में, क्योंकि वो बहुत दूर है। और केपलर ने बताया कि जो दूर होगा वो कैसा चलेगा, स्लोवेस्ट चलेगा, तो उसको 247.7 साल लगता है। तो यहीं से आप एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास सन है, जो हमारे पास मरकरी होगा, वीनस होगा, अर्थ होगा, मार्स होगा, जुपिटर होगा, जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे जो इनका एक चक्कर का कंप्लीट करने का जो टाइम होगा वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे कम समय में ये कंप्लीट करेगा, फिर लास्ट में हमारा क्या बोलता है, नेपच्यून। अभी तक हमारे 8 ग्रह हैं, 9वां प्लूटो था लेकिन वो अब हट गया है। तो यहाँ से आप एक भी चीज़ ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो नज़दीक होगा वो फास्ट चलेगा। कैसे चलेगा, पेरेगी होगा पॉइंट। और उसने किसने बताया, न्यूटन केपलर सेकंड लॉ ने, केपलर सेकंड लॉ ने बताया कि जो नज़दीक होगा वो फास्ट चलेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट केपलर लॉ।
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट। इसको मैं सीधे सीधे, ये कंक्लूजन है, मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्या बोला? एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, इसी वजह से एक्सेलरेशन जीरो है। अब जब आदमी इस एलिवेटर में बैठा हुआ है, इसके नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। और जो यहाँ पे mg लगा, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा होगा, क्या? n लगा होगा। तो n नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू किसके है? mg के बराबर है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसके पास जो वेट होगा, इस लिफ्ट में खड़े हुए आदमी का जो वेट होगा वो क्या होगा? mg के बराबर होगा। मतलब वो जितने किलो का होगा उतना ही उसको आभास हो रहा होगा। अगर जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, उस केस में उसका जो आभासी भार होगा, उसको वही भार महसूस होगा जितना वो एक्चुअल में होगा। ठीक है, W=mg ही उसको एहसास होगा। उसी तरीके से ये सवाल है, वो बोल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए स्पीड से, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तब इसके अंदर इसका वेट कितना होगा। अब देखिए, इसको लगाते हैं। यहाँ पे नीचे जा रही है mg और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये ऊपर जा रहा है तो n की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए। एम जी इधर आएगा, एम जी प्लस एम ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना वेट तो उसका पहले से था, लेकिन जब ए एक्सेलरेशन से, जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, उतना गुणे उसका मास, उसको जो है ना भारी महसूस होगा उस आदमी को। और अगर मैं यहीं पे ले लूँ ए इज इक्वल टू जी, तो इस इक्वेशन में अगर मैं उसको पुट करूँ तो एम जी प्लस एम जी ये किसके बराबर हो जाएगा? 2mg। अब उसका भार अर्थ सरफेस पे या रेस्ट ऑफ द लिफ्ट में रहा होगा कितना? mg। लेकिन अब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आदमी अपने आप को भारी महसूस करता है। क्यों भारी महसूस करता है? उस समय उसका वेट कितना हो जाता है? 2mg के बराबर हो जाता है। इसी वेट को दूसरी लैंग्वेज में एक अपैरेंट वेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपैरेंट वेट ये बोलते हैं, जिसको आभासी भार बोलते हैं। क्या? आभासी। उसको आभास होता है, एक्चुअल में होता तो नहीं, उसका भार बढ़ तो जाता नहीं है, लेकिन उसको आभास होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आभासी भार। आभासी भार के बराबर हो जाता है। अब एलिवेटर अगर नीचे जा रहा है, एलिवेटर नीचे जाने वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा होगा, नीचे ये लग रहा है, और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से अगर नीचे जा रहा है, तो एलिवेटर अगर नीचे जा रहा है तो mg माइनस एन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ma के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? ma के। अब ma इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा? mg माइनस ma बराबर n। अब यही जो नॉर्मल फोर्स होगा वही उसको प्रतीत होगा। तो यहाँ से अगर मैं mg बराबर a इज इक्वल टू g रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? mg माइनस mg इज इक्वल टू किसके? n के बराबर हो जाएगा। तो n mg क्या हो जाएगा? 0। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उसी तरीके से अगर ग्रेविटेशनल g 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक्सेलरेशन से अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती है, तो आदमी अपने आप को कैसा? हल्का महसूस करेगा। तो फिर से एक बार मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो जो हमारे पास अगर स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, उस समय उस आदमी का जो आभासी भार होगा, जितने भार का वो पहले होगा उतने ही भार का वो प्रतीत करेगा, उतने ही भार वो फील करेगा अगर वो लिफ्ट या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, कोई एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं है। दूसरा केस, अगर जो लिफ्ट है अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, और ए एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जा रही है, तो आदमी अपने आप को ज़्यादा भारी महसूस करता है अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है। और अगर ए इज इक्वल टू जी हो गया तो उसका जो वेट हो जाता है उसका दुगना हो जाता है, 2mg के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो आदमी अपने आप को हल्का महसूस करता है। और अगर जी के बराबर ही नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी ही हो जाएगा, तो वो अपने आप को 0 वेट का महसूस करेगा। कैसा वेट का? 0 वेट का महसूस करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको याद होना चाहिए, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, जो भी थोड़ा सा इस वीडियो में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो, आप लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है इसको लाइक करिए और कमेंट में एडवाइस करिए मुझे कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
कंटेंट तो मैं अपने अपने कैपेबिलिटी के अनुसार बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए आप इस चैनल पे, आपको कंप्लीट जनरल साइंस कराई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बने रहिए आप लोग इस चैनल पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।